सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे अरावली के विषय में और समझेंगे कि अरावली को बचाने का आंदोलन क्यों हो रहा है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे हीराकुंड परियोजना के विषय में और समझेंगे 1950 के दशक में बनी हीराकुंड परियोजना से जुड़ी कौन कौन सी चिंताएं हैं, इनसे जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दे के तहत हीराकुंड परियोजना के कुछ राज्यों को जो है कि नोटिस जारी किया गया है, यह नोटिस किसने जारी किया है, क्या मुद्दा है, इसको हम समझेंगे। वो जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे राइट टू रिपेयर के विषय में और समझेंगे कि राइट टू रिपेयर कैसा अधिकार है, कहां पर दिया गया है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं और संभावनाएं क्या। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली के विषय में। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये देखिए, आपको यहां पर गुजरात दिखाया गया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक एक रेंज का विस्तार है और इसका नाम है अरावली रेंज। यह गुजरात की हिम्मतनगर से दिल्ली तक आपको विस्तारित दिखाई देगी, अर्थात इसका फैलाव दिखाई देगा। अरावली पर्वत मुख्य रूप से गुजरात के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से दिल्ली के दक्षिणी भाग तक यह इसका विस्तार है। इसका विस्तार जो है कि अगर राज्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 4 राज्यों में इसका विस्तार दिखाई देगा। कुल लंबाई इसकी जो है 692 किलोमीटर है, लेकिन इसका जो अधिकांश हिस्सा है वह राजस्थान के अंतर्गत आता है। इसे दक्षिण से उत्तर की ओर कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे सबसे दक्षिण में इसको जरगा रेंज, उसके बाद मध्य वाला जो क्षेत्र है उसमें हर्षनाद रेंज और इसको सबसे उत्तर में दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वह सिरोही जिले में स्थित है और उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू का क्या है, भाग है। इसका जो पश्चिमी भाग है उसको मारवाड़ के नाम से, पूर्वी भाग को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल। यह वह काल है जब यहाँ पर जो जीवों का विकास है सबसे कम हुआ था। तो सबसे यह प्राचीन पर्वतों में से है और प्राचीन पर्वतों में से होने के कारण इसका लंबे समय से अपक्षय और अपर्दन हो रहा है। अपक्षय और अपर्दन को इस रूप में समझिए, मान लेते हैं यह अरावली रेंज है। इस अरावली रेंज पर वर्षा होती है, तापमान बढ़ता है, कम होता है, हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से फ्रैक्शन होता है। कई अनेक कारणों से क्या होता है कि जब इस अरावली रेंज के जो कण हैं जब ये टूटते हैं तो इसको बोला जाता है अपक्षय। जब ये टूटे हुए कण, अरावली के जो भी कण हैं, टूटे हुए कण किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चाहे हवाओं के द्वारा, नदी के जल के द्वारा पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं अपर्दन। तो यहां पर लंबे समय से अरावली पर क्या हो रहा है, अपक्षय, अपर्दन हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर कण टूटे होंगे, टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे और इसके वजह से इसको ऊंचाई में कमी आ रही है और ऐसे ही पर्वतों को बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। इसका मतलब यह वह पर्वत हैं जिनकी पहले तो ऊंचाई ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन कई तरह के कारणों की वजह से इसकी ऊंचाई अब कम हो गई है। इसकी औसत ऊंचाई इस समय जो मानी जाती है लगभग 930 मीटर मानी जाती है। हालांकि एनसीईआरटी में आपको कई जगह अभी भी 1000 मीटर लिखा हुआ दिखाई देगा। इसकी ऊंचाई जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं कम होती जाती है, ध्यान रखिएगा। और यह जो आपका अरावली रेंज है, इस पर कई आपको खूबसूरत शहर दिखाई देंगे, जैसे दिल्ली का राष्ट्रपति भवन भी आपको इसी पर दिखाई देगा। यह जो पर्वत क्षेत्र है, यहाँ से कई नदियों की भी उत्पत्ति होती है और यह नदियां क्या हैं, इस क्षेत्र के जो पूरा जल की उपलब्धता है या फिर यहाँ के जो जीव हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। अगर यह पर्वत ना हो तो यह जो नदियां हैं इनका भी अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो अरावली रेंज है, इसका महत्व क्या क्या ये भी देख लीजिए। यह एक जल विभाजक है। जल विभाजक का मतलब यह है कि इससे इसके पूरा ओर जो है कि अलग नदी प्रणाली दिखाई देगी, पश्चिम की ओर अलग नदी प्रणाली दिखाई देगी। ऐसे ऊंचे क्षेत्रों को जल विभाजक के रूप में देखा जाता है। यह जलवायु विभाजक भी है। जलवायु विभाजक का मतलब ऐसा यह एक रेंज है जिसके पूरा में आपको कम टेम्परेचर दिखाई देगा, थोड़ा सा आर्द्रता, नमी दिखाई देगी, यहां पर हरियाली दिखाई देगी, यहां पर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा देगी। वहीं पश्चिम की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको शुष्कता बढ़ती हुई दिखाई देगी, अर्थात पूर्व और पश्चिम की जो जलवायु है उसमें यह अंतर क्रिएट करता है। इसी के कारण इसको बोला जाता है जलवायु विभाजक।
यह नियंत्रक भी है। नियंत्रक का मतलब यह है कि आपको पता है, इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं कि जो मानसून की हवाएं आती हैं, वह मानसून की हवाओं का यह जो शाखा होती है, अरब सागर वाली शाखा, इसी के समानांतर होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। और इसके वजह से क्या होता है कि यह जो वर्षा की मात्रा है, टेम्परेचर का जो कंट्रोल है, उसको भी करता है। अगर यहाँ पर यह पर्वत ना होता तो यहाँ का जो टेम्परेचर है या जो भी परिस्थितियां हैं वह अलग होती। और यहाँ पर यह जो इसकी ऊंचाई है, इस ऊंचाई के कारण इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो भी कम रहता है। अगर यह सपाट क्षेत्र होता का तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता। यह जो है कि क्या करता है, अरावली जो पश्चिम का जो मरुस्थल है उसके विस्तार को रोकता है, और मरुस्थल के विस्तार को बोला जाता है मरुस्थलीकरण। और यह क्या करता है, मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। अगर कोई सपाट क्षेत्र अर्थात अरावली ना होता तो जो भी पश्चिम का मरुस्थल है वो पूरब की ओर हवाओं के माध्यम से बढ़ जाता, जिसको यह बढ़ने नहीं देता। यहाँ की जो जैव विविधता है वो काफी समृद्ध है, अर्थात काफी संपन्न है। यहाँ पर 300 से अधिक स्थानीय पौधे और 120 से अधिक जो है कि आपको पक्षियों की प्रजातियां आपको दिखाई देंगी। यह जो अरावली है यह क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का मतलब यह है कि यह क्या करता है कि जो भी इस पर वर्षा होती है तो इस पे जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर जो हरियाली है या यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, इस क्षेत्र में जो ग्राउंड वाटर का हम यूज कर रहे हैं उसको रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। अगर ये पर्वत ना होता, यहाँ पर नदियां ना होती या इस पर ये वर्षा करवाने की जो पैटर्न है वह ना होता तो हो सकता है यहाँ पर जल संकट भी उत्पन्न हो सकता। साथ ही साथ ये प्रदूषण को भी कंट्रोल करता है। यह जो अरावली रेंज है, इस पर जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पतियां हैं, वह क्या करती हैं, जो वायु प्रदूषण के हम प्रदूषक तत्व फैलाते हैं उनको एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। और इसी के कारण दिल्ली के प्रदूषण के लिए इसको एक फेफड़ा माना जाता है। अगर यह ना होता तो दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है और भी ज्यादा होता। साथ ही साथ यह जो कई प्रकार के जो है कि पर्यटक स्थलों का भी विकास करता है और इस तरह से इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आएगा कि आखिर मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं। बात यह है कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1967 से लेकर 68 के बाद से राजस्थान में जो है कि अवैध खनन बहुत ज्यादा हुआ है और इसके वजह से जो अरावली रेंज का लगभग 1/4 जो हिस्सा है नष्ट हो चुका है। और यहाँ जो खनन मुख्य रूप से किन चीजों का होता है, तांबा, सीसा, जस्ता, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, चूना पत्थर आदि चीजों का। और इसके वजह से समझिए 1/4 जो है कि हिस्सा खत्म होना, समाप्त होना बताता है कि यहाँ पर जो अवैध खनन की गतिविधियां हैं वो कितनी ज्यादा होती हैं। वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार ने भी यह स्वीकार किया कि अरावली की 138 में से 28 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। और गायब कैसे हुई, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि हवा में उड़ गई, उनका खनन किया गया। वर्ष 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बजरी के खनन से जुड़े हुए 82 लाइसेंस को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बिना पर्यावरण मंजूरी या अध्ययन के बिना खनन की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार के कई अन्य आदेश सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर दिए, बावजूद इसके यहां पर अवैध खनन अभी भी जारी है, जिसके कारण पर्यावरण पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इंपैक्ट निगेटिव जो पड़ रहा है उससे कैसे समझें कि यहाँ की जो वनों की संघनता है वो घट रही है, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर का लेवल है तेजी से नीचे जा रहा है, यहाँ पर जो जैव विविधता है चाहे प्लांट का देखा जाए या फिर जो है कि एनिमल्स का देखा जाए तेजी से खत्म हो रही है। और साथ ही साथ अरावली रेंज की बनास, लूनी और साहिबी और सखी जैसी कई नदियां सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। इसी के कारण अगर पिछले 5 वर्षों में देखेंगे तो समय समय पर अरावली को लेकर लोगों की चिंता है, कई बार आंदोलन हो चुके हैं। अभी भी आंदोलन दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में हो रहे हैं, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में हो रहे हैं। हालांकि आपका जो न्यूज़पेपर है वो आपको यह नहीं बताएगा। हो क्या रहा है कि अभी ये सब चीज़ें तो चली रही हैं, लंबे समय से यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन लोगों ने अभी जो प्रोटेस्ट है उसको इसलिए तीव्र कर दिया है क्योंकि हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूत करने के लिए अरावली पर्वत रेंज में जो माइनिंग पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको मुक्त किया जाए, अर्थात माइनिंग की अनुमति दी जाए। हरियाणा सरकार की
इस अपील के बाद पहले से चल रहे जो आंदोलन है उन्होंने गति पकड़ ली है। आपको पता है कि हरियाणा पहले से ही जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट की कमी का सामना कर रहा है, मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है, और अगर देखा जाए तो हरियाणा में कुल वन आवरण का लगभग जो है कि 3.59% ही वन आवरण है, और यह पूरे भारत के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे कम है। स्वाभाविक है जब माइनिंग किया जाएगा तो इस पर बची हुई जो हरियाली है वो भी समाप्त हो जाएगी, और जब यह हरियाली समाप्त होगी तो पर्वत भी धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे राजस्थान के हमने 1/4 जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको समाप्त हुए देखा। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जो कि जुड़ा हुआ है हीराकुंड डैम से। अब यह जो लोकेशन है इसकी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको उड़ीसा राज्य दिखाया गया है। उड़ीसा राज्य को आप देखेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर पर आपको हीराकुंड डैम है। अब इसको थोड़ा सा एक मैप के माध्यम से भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हम लोग इंडिया का अपना मैप है, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और जूम आउट करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर उड़ीसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको थोड़ा सा और जूम करें तो हमें पता चलेगा कि ये देखिए ये जो आपका हीराकुंड डैम है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर जो वाटर का रिजर्वायर बना गया है, जो यहाँ पर जलाशय बना है, इसके आकार को देखिए, एक कितना बड़ा आकार है। तो आपको कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा है, इतना बड़ा हमने प्रोजेक्ट बनाया, ये हमारी अचीवमेंट है। वास्तव में अचीवमेंट है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन इस अचीवमेंट में कई तरह की चुनौतियां भी छुपी हुई हैं जिनको थोड़ा सा आपको समझना होगा। समझना इसलिए वजह से होगा कि जब इस डैम को बनाया जा रहा था तो यहाँ पर कई परिवारों को विस्थापित होना पड़ा, कई गांव क्या सैकड़ों गांव जो है कि डूब गए, और यह जो मुद्दा अभी भी चर्चा में बना हुआ। तो थोड़ा सा हीराकुंड परियोजना के विषय में समझते हैं, फिर समझते हैं इससे जुड़े कुछ चुनौतियां और विवाद के। महानदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में स्थित बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसका जो कैचमेंट एरिया दिखाई देगा, अर्थात कैचमेंट एरिया का मतलब जिस क्षेत्र का यह जल लेकर प्रवाहित होती है, उसमें राज्य के जो नाम आते हैं छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र। इसको इस रूप में समझिए कि ये नदी है जिस प्रवाहित हो रही है, तो यह नदी अपनी मुख्य शाखा और अपनी सहायक नदियों के माध्यम से जिस क्षेत्र का जल लेकर प्रवाहित होती है उसी नदी का वह क्या होता है, कैचमेंट एरिया होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। कई बार जो भी टॉपिक है जिस कारण से चर्चा में होता है वह नहीं पूछा जाता है, उससे जुड़े कुछ अन्य चीजें पूछ ली जाती हैं। इसकी सहायक नदी में तेल नदी, जोंक नदी, ईब नदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी और बुराई नदी हैं। इन नदियों का नाम आपको याद रखना है। महानदी भी अन्य नदियों की तरह अपनी बाढ़ की विभीषिका के लिए जानी जाती रही है। 1937 में इस नदी में बाढ़ आई थी, उसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई थी। उसके बाद एम विश्वेश्वरैया द्वारा इस पर जो है कि एक बांध अर्थात हीराकुंड बांध जो परियोजना बाद में जो बनी उसकी जो है कि इन्होंने विचार इसका रखा। इसकी नींव रखी गई थी 15 मार्च 1946 को, और वो रखी गई थी उड़ीसा के जो गवर्नर थे सर हाउथॉर्न लुइस, इनके द्वारा रखी गई थी। और इसका जो उद्घाटन हुआ था 1957 में हुआ था। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा हुआ था, और इस तरह से यह जो कि 1957 के बाद यह जो है कि आपको इस रूप में दिखाई देती। हीराकुंड परियोजना जो है इसमें 3 बांध हैं, बांध मतलब क्षेत्र हैं, हीराकुंड बांध, टीकरापारा बांध और नारज बांध। ये ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में इसको बनाया गया। अब ये जब बनाया गया है तो इससे क्या हुआ है कि यहाँ पर बहुत बड़ी झील का निर्माण हुआ है, और यह जो झील है वो इतनी बड़ी है जिसने कई गांवों को अपने आप में समेट लिया है। हीराकुंड न केवल सबसे लंबा मिट्टी का बांध है बल्कि एशिया के सबसे बड़े कृत्रिम झील में से एक है। इस बांध की कुल लंबाई लगभग इतनी है, और इसका जो मुख्य बांध है वह बाईं ओर लामडुंगरी पहाड़ी से लेकर दक्षिण में जो यह लामडुंगरी पहाड़ी है उससे 4.8 किलोमीटर दूर चंदीली पहाड़ी तक इसका विस्तार है। इसके दोनों तरफ अवलोकन मीनार अर्थात देखने के लिए बनाए गए हैं। एक है गांधी मीनार, दूसरा है नेहरू मीनार। ये सब आपसे पूछा जा सकता है। इसकी जो ऊंचाई है वह 68 मीटर है, लंबाई जो है कि 4810 मीटर है।
एक ध्यान रखिएगा इसकी जो लंबाई है। इस परियोजना से जो है कि बाढ़ नियंत्रण का प्रयास किया गया है, सिंचाई और विद्युत निर्माण भी इससे होता है, और यहाँ पर दो बुरला और चिपलिया दो पावर हाउस जो है कि बिजली का उत्पादन करते हैं, और इससे लगभग 347.5 मीटर क्या किया गया है मेगावाट का जो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कि प्राप्त किया जाता है। हीराकुंड परियोजना ने जहाँ से कुछ सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुए हैं, उससे इस कुछ नकारात्मक इम्पैक्ट भी आए हैं। जैसे 111 गांव डूब गए, लगभग 22,000 परिवार जो है कि प्रभावित हुए, एक परिवार में औसतन 5 लोगों को माना जाता है, जबकि 19,000 परिवार विस्थापित हो गए। यहां से विस्थापित हुए लोगों या प्रभावित हुए लोगों का मुद्दा लंबे समय से आंदोलन में बना रहता है, चर्चा में बना रहता है। हाँ, ये जरूर है कि हम उसको देखते नहीं है या फिर ये इतने संगठित रूप में या प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये मुद्दा लंबे समय से बना हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात एनएचआरसी ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को 6 दशक पहले महानदी पर निर्मित जो हीराकुंड बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए जो उन्होंने उनके जो लोग विस्थापित हुए थे उनको लाभ प्रदान करने के लिए या उनको जो क्षति हुई थी उसको भरपाई के लिए क्या क्या कार्य किए हैं उसके संदर्भ में रिपोर्ट मांगा है। स्वाभाविक है, रिपोर्ट तभी मांगा गया है जब उनके जो कंसर्न थे वो जो जेन्युइन कंसर्न थे उनका समाधान नहीं हो पाया। और यह सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, अगर इंडिया में आप कई अन्य क्षेत्रों में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जितने प्रोजेक्ट बनते हैं वह वहाँ के स्थानीय लोगों के आवास की क्षति पर या खेतों की क्षति के आधार पर बनते हैं। अर्थात जो बिजली हम और आप कंज्यूम कर रहे हैं उस बिजली को बनाने में जो है कि कई घरों में जो है कि बिजली खत्म हुई है और कई परिवारों में अंधेरे हुए हैं। खैर, अब थोड़ा सा हमने ये समझ लिया किस वजह से चर्चा में बना हुआ है। अब हमने नोटिस किसके द्वारा देखा कि जारी किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इस वजह से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार भी चर्चा में आ गया है। ये एक वैधानिक निकाय है, इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसे स्थापित किया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा। इसमें 2 बार संशोधन वर्ष 2006 और 2019 में हो चुका है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह मानवाधिकारों का संरक्षण करना और संवर्धन करना है। क्योंकि यह जो मुद्दा था इसमें भी क्या हुआ है, आपने देखा कि जो विस्थापित लोग हैं वो विस्थापित लोग जब अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो यह कंसर्न कई बार जो है कि उसके सामने आते रहते हैं और इसी के विषय में नोटिस जारी किया गया है। इसके यह जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह क्या करता है, जीवन से संबंधित अधिकारों, स्वतंत्रता से संबंधित, समानता से संबंधित और व्यक्ति की गरिमा। तो यहां पर क्या है, जीवन से जुड़े हुए अधिकारों के संदर्भ में यह नोटिस जारी किया गया है। इसके पास जो अधिकार है वह सिविल कोड का है और सिविल कोड की लगभग सभी शक्तियां इसके पास है। और इसका जो स्वरूप होता है नोटिस जारी करके बात सुनने का वह न्यायिक रूप में होता है। और यह जो कार्य करता है अर्थात जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसका अपना कोई एजेंसी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कराए। यह क्या करती है कि मानवाधिकार की शिकायत की जांच करने के लिए केंद्र और सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों का उपयोग करती है, उनको निर्देश देकर रिपोर्ट यह तलब कर सकती है। इस आयोग की हालांकि एक सीमा ये भी, एक या 2-3 सीमा ये भी है कि मानवाधिकार के उल्लंघनकर्ता को यह ना तो दंडित कर सकती है और ना ही जो पीड़ित व्यक्ति है या समुदाय है या परिवार है उसको कोई मुआवजा दिलवा सकती। दरअसल इसकी जो कार्य होते हैं, जो रिपोर्ट होती हैं वो सिफारसी प्रवृत्ति की होती हैं अर्थात बाध्यकारी नहीं होती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कई बार जो लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता। इतना होने के बावजूद जो कुछ भी है फिर भी यह अपने तरफ से प्रयास करता है कि मानवाधिकार के लेकर जो मुद्दे हैं उनको जो है कि कार्य किया जाए। जब भी ये किसी चीज़ की सिफारिश करती है किसी संस्था से, किसी सरकार से, तो सिफारिश प्राप्त होने के 1 माह के भीतर क्या क्या कार्रवाई की गई है इस विषय में इसको सूचित करना होता है। निजी क्षेत्र द्वारा किए गए किसी कार्य जिससे मानवाधिकार का हनन होता है या जो भी इसके अंतर्गत आने वाले कार्य हैं उस पर यह कोई कार्य नहीं कर सकती अर्थात कोई एक्शन नहीं ले सकती। ठीक इसी तरह से सशस्त्र बलों के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है जिससे मानवाधिकार उल्लंघन की बातें उठती हैं तो भी यहाँ पर इसके अधिकार जो है कि सीमित है। इस आयोग में आपको पता है एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होंगे वो सीजीआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके व्यक्ति होंगे या फिर सर्वोच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है वह उस नियुक्ति के लिए एक समिति है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,
अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष होता है या मैक्सिमम एज जो 70 वर्ष तक का होता है। हालांकि इनसे पहले भी कुछ जेन्युइन कंसर्न के आधार पर जो है कि राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। तो ये हमने समझा कि जो पूरा हीराकुंड का बांध का परियोजना है उससे जुड़े जुड़े मुद्दे क्या है। संक्षेप में मैंने इसलिए किया क्योंकि विस्थापितों का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो उसको आप पढ़ते आए। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि विस्थापित जो लोग होते हैं उनकी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो भी आप विस्थापित लोगों के विषय में जानते हैं सब आप यहाँ पर फिट करेंगे, फिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक, राइट टू, जो है कि ऐसा एक राइट दिया गया है जिसके तहत ये कहा गया है कि आप रिपेयर करा सकते हैं। रिपेयर का मतलब है कि अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो आपके पास अधिकार होगा कि आप उसका रिपेयरिंग करवा सकें। अर्थात ऐसा ना हो कि 1 साल बाद उसका कोई मतलब ही खत्म हो गया। समझते हैं थोड़ा सा क्या है। उससे पहले आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं जैसे कंप्यूटर है, उससे जुड़े उपकरण हैं, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल, लैपटॉप है, ये जब इनका जब क्या होता है कि जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये बंद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर आप इसको फेंक देते हैं तो इससे क्या होता है, ई कचरा बनता है। और यह जो ई कचरा है पर्यावरण के सभी घटकों पर निगेटिव इंपैक्ट डालता है। और ई कचरे में अगर देखा जाए तो 60 से लेकर 70% तक का योगदान कंप्यूटर और मोबाइल के उपकरणों का होता है। मोबाइल का उपकरण भी इसमें जोड़ देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो ई कचरा होता है इससे पारा निकलता है, सीसा निकलता है, कैडमियम निकलता है, आर्सेनिक निकलता है, बेरिलियम निकलता है। ऐसे विषाक्त जो है कि पदार्थ निकलते हैं जिससे हमारे और आपके स्वास्थ्य पर निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार, अर्थात रिपोर्ट का नाम 2020 है लेकिन 2019 के डेटा के आधार पर यह कहती है कि वैश्विक स्तर पर 53.7 मिलियन मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न हुआ वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर, और यह 2030 तक 74.7 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच सकता है। और 74 मिलियन जो है कि इससे ज़्यादा अगर यह कचरा होता है तो आप ये समझ लीजिए ये इतना ज़्यादा कचरा है कि इसको 100 साल से भी ज़्यादा समय तक अगर हम रिसाइकिल करें तो इसको पूरी तरह से रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे। अब ये जो ई कचरा है चूंकि यह बढ़ता ही जा रहा है, हर साल इसमें अगर देखा जाए तो 3.15% की दर से इसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन वृद्धि हो रही है, अगर उसी रेट में हम रिसाइकिल करते तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन अगर वर्ष 2019 में हम देखें तो सिर्फ 17 अर्थात 17% जो ई कचरा था, ई वेस्ट मटेरियल था, उसको रिसाइकिल किया गया। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, हम चीज़ों को उपयोग करते हैं फिर फेंक देते हैं, या फिर जो है कि हमने उसको ऐसे यूजलेस छोड़ दिया, इससे क्या होता है, ई कचरा बढ़ रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार ही यूरोपीय लोग प्रत्येक साल लगभग 16 किलोग्राम के बराबर ई वेस्ट या फिर ई कचरा उत्पन्न करते हैं। एशियाई लोग 5.6 किलोग्राम प्रति साल जो है कि क्या करते हैं, ई कचरा उत्पन्न करते हैं। अफ्रीका में कम है, 2.5 केजी पर साल ये करते हैं। तो देखिए यूरोपीय लोगों के द्वारा क्या होता है, कितना ज़्यादा ई कचरा हर साल उत्पन्न किया जाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अगर हम महाद्वीपों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जैसे देखा कि प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन अगर हम देखें कि किसने कितना किया तो आपको पता है चूंकि एशिया की क्या है, यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए भले ही प्रति केजी यहां पर जो उत्पादन है वह कम होता है, लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन ई कचरे का हुआ वह किसके वजह से हुआ, वह हुआ एशिया की वजह से। और इसमें 2 सबसे बड़े जो नाम आएंगे वह आएगा चाइना और इंडिया का। इसी के तहत अगर देखा जाए तो ई कचरा एशिया ने कितना उत्पन्न किया, 2.4 करोड़ मीट्रिक टन। ध्यान दीजिएगा करोड़ में यूनिट है, 2.49 जो है कि करोड़ मीट्रिक टन। अमेरिका ने देखिए इससे लगभग आधा अर्थात 1.31 करोड़ मीट्रिक टन। यूरोप ने इससे भी कम जो है कि उत्पादन किया ई कचरा। लेकिन यूरोप में क्या है, प्रति व्यक्ति जो है कि क्या है, ज़्यादा है, अर्थात कचरा उत्पन्न करने की प्रवृत्ति वहाँ पर ज़्यादा है। भारत प्रति साल जो है कि प्रति व्यक्ति लगभग 2.4 केजी ई कचरा उत्पन्न करता है। अर्थात हम और आप मिलकर क्या करते हैं, प्रत्येक साल लगभग 2.5 केजी के बराबर ई कचरा उत्पन्न करते हैं। 2019 में भारत में
32.3 लाख मीट्रिक टन जो है कि हम लोगों ने कचरा का उत्पादन किया, और यह अफ्रीका के कुल ई कचरा से भी ज़्यादा है। अर्थात भारत के लोगों ने जितना ई कचरा जो है कि उत्पन्न किया वह अफ्रीका महाद्वीप के द्वारा वो पूरा कचरा उत्पन्न किए गए कचरा से भी ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना ई कचरा उत्पन्न करते हैं। यूरोपीय संघ ने अपने विषय में एक इनिशिएटिव लेते हुए उसने कहा कि जो ई कचरा है, इस ई कचरे को अब क्या करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, ये जितनी तेजी से बढ़ रहा घातक है। इसने कहा कि हम क्या करेंगे, उपभोक्ताओं को एक अधिकार देंगे। यह अधिकार होगा राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर का मतलब होगा कि जो वह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, तो इनके पास यह अधिकार होगा कि 10 वर्षों तक वह क्या कर सके, उसको रिपेयर करवा सके। होता क्या था कि एक बार उन्होंने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट लिया, 2 साल बाद उसके कल पुर्जे नहीं मिल रहे हैं, उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अब क्या करना होगा कि यूरोपीय संघ के जो 27 देशों में जो भी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, उसमें वो जो कंपनियां बेचेंगी उनको यह एश्योर करना होगा कि वो जो मरम्मत के उपकरण है या उनका जो प्रोडक्ट है उसको वह रिपेयर कर सकेंगे। स्वाभाविक है, इससे क्या होगा कि यह जो यूरोपीय संघ वाले क्षेत्र हैं 27 देशों में जो यह मार्च से लागू होने वाला नियम है, इससे क्या होगा कि यह जो रिपेयर कराने की जो टेंडेंसी जब बढ़ेगी तो ई कचरा क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। और ये जो राइट टू रिपेयर है, इसका ओरिजिन आपको दिखाई देगा अमेरिका से। अमेरिका में मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 लाया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो मोटर व्हीकल के ओनर्स हैं उनके पास अधिकार होगा कि वो क्या कर सकें, उसकी सर्विस करें, जिससे लंबे समय तक वो गाड़ी चला सकें। अब इस नए नियम से यूरोपीय संघ के क्षेत्रों में क्या होगा, जो निर्माताएं हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा, अर्थात जो प्रोडक्ट बनाते हैं, कि 1 दशक तक उनकी रिपेयरिंग के जो विकल्प हैं पर्याप्त रहें। और अगर लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे ई कचरे की समस्या का समाधान होगा। उपभोक्ता को लंबे समय तक अपने उत्पाद के क्या होंगे, उत्पाद को यूज कर पाएंगे, इससे उनके पैसे की बचत होगी। साथ ही साथ उत्पाद के लिए जब रिपेयरिंग के टूल्स होंगे, रिपेयरिंग हो सकता है, उनका जीवन काल ज़्यादा होगा। जीवन काल ज़्यादा होगा तो वो कम प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो कि ऐसे प्रोडक्ट जो ई कचरा उत्पन्न करते हैं। रख रखाव भी बढ़ेगा प्रोडक्ट का, जब उनके कंपनियों के लिए बाध्यकारी होगा कि 10 साल आपको रिपेयर करना है। इनका पुनः उपयोग हो पाएगा, रीयूज हो पाएगा, रिसाइकिल हो पाएगा, और इससे क्या होगा, अपशिष्ट प्रबंधन का जो हमारा सपना है वह भी पूरा हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो पूरा मुद्दा है वह क्या है और राइट टू रिपेयर का अधिकार कहां दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।